अध्याय 14 हिटलर का उदय व नाजी दल। विलियम कैसर द्वितीय के पदत्याग के बाद जर्मनी में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस सरकार के सम्मुख अनेकानेक कठिनाइयां थीं। प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के बाद जर्मनी में अराजकता व असंतोष व्याप्त था। सरकार को वर्साई की संधि की कठोर व अपमानजनक शर्तों पर हस्ताक्षर करने पड़े थे और जर्मनी जनता का पूर्ण समर्थन भी गणतंत्रात्मक सरकार को प्राप्त नहीं था। राज्य में अनेक ऐसे राजनीतिक दल थे जो प्रारंभ से ही सरकार की नीतियों की अवहेलना कर रहे थे और जनता को सरकार के विरुद्ध विरोध करने के लिए भड़का रहे थे। इन दलों में सर्वाधिक उल्लेखनीय दल राष्ट्रीय समाजवादी और जर्मन मजदूर दल का था, जिसका नेतृत्व एडोल्फ हिटलर के हाथ में था। वो एक अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जो सन 1933 में सत्ता ग्रहण करने तथा जनतंत्रात्मक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने में सफल रहा। एडोल्फ हिटलर का परिचय जैसा कि सर्वविदित है, जनतंत्रात्मक सरकार को जर्मनी में अत्यंत विरोधी और शत्रुतापूर्ण वातावरण का सामना करना पड़ा। जर्मनी के उग्र राजनीतिक दलों ने प्रारंभ से सरकार के मार्ग में कांटे बोने प्रारंभ कर दिए। इन दलों का प्रमुख नेता एडोल्फ हिटलर था। उसका जन्म 20 अप्रैल 1879 में ऑस्ट्रिया के एक गांव के सामान्य परिवार में हुआ था। उसके पिता चुंगी विभाग में एक साधारण कर्मचारी थे। निर्धनता के कारण हिटलर विधिवत रूप में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका। उसके पिता की ये आकांक्षा थी कि उसका पुत्र किसी सरकारी सेवा में स्थान ग्रहण करे, किंतु हिटलर को प्रारंभ से ही कला से विशेष लगाव था। इसलिए 18 वर्ष की आयु में ही वो चित्रकला और स्थापत्य कला का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वियना चला गया था। यहीं पर उसने यहूदियों से घृणा करना सीखा। उसने यहूदियों के साहित्य और उनके नित्य प्रति के जीवन का अध्ययन किया तथा इस बात से सहमत हो गया कि यहूदी व्यक्तिवाद, राष्ट्रवाद और जातिवाद के घातक शत्रु थे। उसकी मान्यता थी कि यहूदी साम्यवाद के साथ षड्यंत्र करके मानवता को समाप्त करना चाहते थे। हिटलर गणतंत्र का घोर शत्रु था और जर्मनी जाति की सर्वोच्चता में उसे पूर्ण विश्वास था। वियना के मजदूर उससे घृणा करते थे। 1912 में वो म्यूनिक चला गया और वहां घरों को रंगने का कार्य करने लगा। जब प्रथम विश्व युद्ध का विस्फोट हुआ तब हिटलर बवेरिया की सेना में भर्ती हो गया और उसने मध्य शक्तियों की ओर से युद्ध में सक्रिय भाग लिया। जर्मन सरकार ने उसकी बहादुरी के लिए उसे लौह क्रॉस से सम्मानित किया, जो उसने युद्ध क्षेत्र में प्रदर्शित की थी। उसकी योजना बृहत्तर जर्मनी के निर्माण की थी, किंतु प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय से उसे घोर निराशा हुई। उसकी धारणा थी कि युद्ध में जर्मनी की पराजय का कारण उसकी सैनिक शक्ति की कमजोरी नहीं है, अपितु वो उसके नेताओं का विश्वासघात का प्रतिफल है। पृष्ठ 184। हिटलर की ये मान्यता थी कि किसी भी देश की सेना जर्मनी को पराजित नहीं कर सकती। वस्तुतः ये साम्यवादियों और यहूदियों के विश्वासघातपूर्ण व्यवहार के कारण संभव हुआ और जर्मनों को घुटने टेकने पड़े। इसलिए उसने इस अपमान का बदला लेने की योजना बनाई। उसने म्यूनिक में एक जासूस के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। उसने अपने साथियों के सहयोग से एक छोटे से दल का गठन किया। उसने इस दल को नेशनल सोशलिस्ट जर्मन लेबर पार्टी का नाम दिया। उसने स्थान स्थान पर भारी भीड़ को संबोधित करते हुए अपने विचारों के प्रचार एवं प्रसार के कार्य को आगे बढ़ाया। गणतंत्र के विरोध में असफल विद्रोह। 1923 ईस्वी में हिटलर ने गणतंत्रात्मक सरकार के विरोध में एक विद्रोह की योजना बनाई। 8 नवंबर को उसने ल्यूडेनडोर्फ के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया, किंतु सरकार ने क्रूरतापूर्वक इस विद्रोह का दमन कर दिया। हिटलर को बंदी बनाकर 5 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया, किंतु 8 माह के बाद ही उसे बंदी गृह से मुक्त कर दिया गया। उसने अपने बंदी जीवन का समुचित सदुपयोग किया और मीन कैंप अथवा मेरा युद्ध नामक एक पुस्तक लिखी। ये वास्तव में हिटलर की आत्मकथा थी। इस पुस्तक में उसने जर्मनी से संबंधित अपने भावी कार्यक्रम का विस्तृत वर्णन किया है। ये पुस्तक 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई और जर्मनी के लोगों पर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा। हिटलर के समर्थक इस पुस्तक को बाइबल कहा करते थे। हिटलर का कार्यक्रम। हिटलर ने अपने कार्यक्रम को आगे बताए गए 3 शब्दों में व्यक्त किया था। नंबर 1, यहूदियों का विरोध। नंबर 2, बोल्शेविज्म का विरोध और नंबर 3, पूंजीवाद का विरोध। हिटलर एवं उसके दल के कार्यक्रम के निम्नलिखित मुख्य तत्व थे। नंबर 1, एक व्यक्ति के शासन का समर्थन करना। हिटलर वीमर गणतंत्र का घोर विरोधी था, इसलिए इसे यहूदियों का गणतंत्र कहा जाता था। उसकी धारणा थी कि सर्वाधिक अच्छा और सफल गणतंत्र वो होगा जिसमें सब लोग मिलकर किसी एक व्यक्ति को अपना निर्विवाद नेता मनोनीत कर देंगे। इससे स्पष्ट हो जाता है हिटलर गणतंत्रात्मक व्यवस्था के स्थान पर एक व्यक्ति के शासन में दृढ़ विश्वास करता था।
बृहत्तर जर्मनी की स्थापना। हिटलर जर्मनी में तृतीय रीच की स्थापना करना चाहता था। उसका अंतिम लक्ष्य बृहत्तर जर्मनी का गठन करना था। इसका तात्पर्य ये था कि उन सभी राज्यों को जो जर्मन भाषा बोलते थे जर्मनी में संयोजित कर दिया जाए। वस्तुतः हिटलर बृहत्तर जर्मनी के निर्माण के लिए ऑस्ट्रिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और अल्सास को जर्मनी में संयोजित करना चाहता था। यहूदियों का विरोध। हिटलर का उद्देश्य शुद्ध जर्मन रक्त के आधार पर बृहत्तर जर्मनी का निर्माण करना था। उसकी धारणा थी कि आर्य जाति संसार में सर्वश्रेष्ठ जाति है और उसमें ही एकमात्र शुद्ध रक्त है। यहूदियों को आर्य जाति का शत्रु समझता था, इसलिए वो उनसे घृणा करता था और उन्हें जर्मनी से निष्कासित करना चाहता था। पृष्ठ 185। प्रथम महायुद्ध का दायित्व। हिटलर ये स्वीकार करने के लिए कदाचित तैयार नहीं था कि जर्मनी विश्व युद्ध को प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी था। उसकी मान्यता थी कि जर्मनी एक आक्रामक देश नहीं था। उसने युद्ध में केवल अपने हितों की रक्षा के लिए भाग लिया था। उसकी धारणा थी कि युद्ध के विस्फोट के लिए मित्र राष्ट्र उत्तरदायी थे, इसलिए वो चाहता था कि जर्मनी पर से इस आरोप को हर दशा में हटा लिया जाए। वर्साय की संधि का विरोध। हिटलर वर्साय की संधि का घोर विरोधी था। उसने कभी भी इसकी कठोर व अपमानजनक शर्तों को हृदय से स्वीकार नहीं किया। उसकी मान्यता थी कि वर्साय की संधि द्वारा स्थापित शांति एक आरोपित शांति थी। उसने लोगों में ये प्रचार किया कि जर्मन राष्ट्र कभी भी इस कठोर संधि को स्वीकार नहीं कर सकता, किंतु राष्ट्र के शत्रुओं ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे और देश को मित्र राष्ट्रों के हाथ में सौंप दिया था। इसलिए उसने अपने कार्यक्रम में वर्साय की संधि के विरोध को एक प्रमुख स्थान प्रदान किया था। युद्ध की क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी का विरोध। हिटलर ये कदाचित नहीं चाहता था कि जर्मनी क्षतिपूर्ति की राशि को अदा करे। उसकी धारणा थी कि ये जर्मनी का अत्यधिक अपमान और देश का राष्ट्रीय अपमान था कि उस पर हर्जाना की धनराशि लाद दी जाए। अतः जर्मनी को किसी भी स्थिति में क्षतिपूर्ति की अदायगी नहीं करनी चाहिए। निःशस्त्रीकरण का विरोध। मित्र राष्ट्रों ने प्रथम महायुद्ध के बाद जर्मनी को बाध्य कर दिया था कि वो अपनी सेना, नौसेना व हवाई सेना को कम करे, जबकि निःशस्त्रीकरण की ये शर्त विजेता राष्ट्रों पर लागू नहीं की गई थी। हिटलर ने संधि की इस शर्त का उग्र विरोध किया। उसकी मान्यता थी कि निःशस्त्रीकरण की नीति का पालन दोनों दलों को समानता के आधार पर अपनाना चाहिए। उसका उद्देश्य अपने देश की सैनिक शक्ति को बढ़ाना था। पुराने जर्मन उपनिवेशों की प्राप्ति। हिटलर चाहता था कि पुराने जर्मन उपनिवेश जर्मनी को वापस दिए जाएं। वर्साय की संधि के अनुसार मित्र राष्ट्रों ने इन उपनिवेशों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। फ्रांस से बदला लेना। हिटलर फ्रांस को जर्मनी का सबसे बड़ा शत्रु समझता था। वो प्रथम महायुद्ध में जर्मनी की पराजय का फ्रांस से बदला लेना चाहता था। वो रूस से भी घृणा करता था। वो फ्रांस और रूस के विरुद्ध इंग्लैंड और इटली की मित्रता का भी इच्छुक था, ताकि वो अपने मित्रों की सहायता से शत्रुओं से बदला ले सके। उपर्युक्त कार्यक्रम के अतिरिक्त हिटलर निम्नलिखित अन्य कार्यों को भी करना चाहता था ताकि उसकी तथा दल की स्थिति सुदृढ़ बनी रहे। नंबर 1, वो पूंजीपतियों की नाजायज भूमि पर अधिकार करना चाहता था। नंबर 2, वो कारखानों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में था। नंबर 3, जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहता था। नंबर 4, क्षमता के अनुसार व्यक्ति को रोजगार दिए जाने के पक्ष में था। तथा नंबर 5, कृषि के विकास के लिए प्रयास करना तथा वृद्धजनों को आर्थिक सहायता दिखाने के पक्ष में था। नाजी दल का गठन। अपने कार्यक्रम को लागू करने के लिए हिटलर ने अपने दल का गठन किया। वो एक राष्ट्रीय समाजवादी था। नेशनल सोशलिस्ट दल का लघु रूप जर्मन भाषा में नाजी होता है, इसलिए हिटलर ने इस दल को इतिहास में नाजी दल कहा था। नाजी दल की योजना को हिटलर ने तैयार किया था और उसने उसका संदेश जर्मन जनता को दिया था। पृष्ठ 186। प्रारंभ से ही जर्मन में यहूदियों का विरोध करने की परंपरा थी। हिटलर ने इस विचारधारा को नाजी दल के प्रचार का एक साधन बना लिया था। उसने स्वास्तिक को अपनी पार्टी का चिन्ह बनाया। धीरे धीरे ये प्रतीक चिन्ह जर्मनी में अत्यंत लोकप्रिय हो गया और बाजारों एवं सार्वजनिक स्थानों पर दिखाई देने लगा। 1924 ईस्वी के अंत में हिटलर को बंदी गृह से मुक्त कर दिया गया। इसके बाद उसने 1925-1929 तक अपना सारा समय दल के प्रचार और संगठन में देना प्रारंभ कर दिया। वो विदेशों के साथ जर्मनी के मधुर संबंध बनाने में भी सफल रहा। उसने विदेशों से ऋण आदि की सुविधाएं भी प्राप्त की। इससे उसके दल को अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई। 1929 ईस्वी की जर्मनी में आर्थिक मंदी के समय उसे अपने दल के विकास के लिए स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। उसके दल की सदस्य संख्या में भी तीव्र गति से वृद्धि हुई। 1932 ईस्वी में नाजी दल की सदस्य संख्या 70 लाख थी। देश के विभिन्न भागों में उसके दल की शाखाएं थी। उसका कार्यक्रम अत्यंत आकर्षक था और जनता उससे अत्यधिक प्रभावित थी।
नवयुवकों का समर्थन प्राप्त करने के लिए हिटलर ने हिटलर यूथ सोसाइटी की स्थापना की और इस प्रकार निम्न मध्यम वर्ग का भी उसे पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ। इस प्रकार हिटलर ने अत्यंत सफलतापूर्वक नाजी दल का गठन किया। हेजेन ने इस संदर्भ में लिखा है, जर्मन के राष्ट्रीय आदर्श एवं उसकी ऐतिहासिक परंपराओं, यहूदियों के प्रति सामान्य घृणा की भावना, वर्साय की संधि के प्रति दोषपूर्ण दृष्टिकोण, हिटलर का आकर्षक व्यक्तित्व, उसकी भाषण की अद्वितीय कला और उसके साथियों की संगठन की अद्भुत क्षमता ने नाजी दल को विशेष शक्ति प्रदान की। हिटलर ने नाजी दल के सफल संचालन के लिए 2 सैनिक संस्थाओं की भी स्थापना की ताकि उसका कार्यक्रम अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से चल सके। ये सैनिक संस्थाएं निम्न प्रकार से थीं। नंबर 1, स्टर्म एप्टिलयुंगन या एसए। इस दल का संगठन सैनिक आधार पर किया गया था। इसके सदस्य भूरे रंग की कमीज पहनते थे जिस पर ये स्वास्तिक के चिन्ह सहित बाह पर लाल रंग की एक पट्टी बंधी होती थी। इस दल का दायित्व नाजी दल की सभाओं की रक्षा करना तथा दूसरे दलों की सभाओं, विशेषतया सोशल डेमोक्रेटिक्स व कम्युनिस्ट को भंग करना था। नंबर 2, स्यूस स्टेफलन या एसएस। इस दल के सदस्यों को अनिवार्य रूप से काले रंग की कमीज पहननी पड़ती थी। इनका मुख्य कर्तव्य नाजी दल के प्रमुख नेताओं की सुरक्षा करना तथा अपने नेताओं की आज्ञा का अंधा अनुकरण करना था। हिटलर के सफल प्रयास। हिटलर हर प्रकार से सत्ता को हस्तगत करना चाहता था। उसका दल जर्मनी में दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होता जा रहा था। उस समय रीच-टैग के सदस्य संख्या 576 थी। सितंबर 1930 ईस्वी में इस भवन में होने वाले चुनाव में हिटलर के नाजी दल को केवल 12 सीटें प्राप्त हुई, किंतु इस चुनाव के बाद इस दल को विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई और बाद के चुनाव में ये दल 107 सीटें प्राप्त करने में सफल रहा। पृष्ठ 187। 1932 ईस्वी में राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव हुआ। हिटलर स्वयं भी इस पद का एक अभ्यर्थी था, किंतु हिडेनबर्ग के मुकाबले में वो कुछ एक मतों से पराजित हो गया। इसी वर्ष पार्लियामेंट के लिए आम चुनाव भी हुए, जिसमें नाजी दल को 230 सीटें प्राप्त हुई। परिणामतः नाजी दल पार्लियामेंट का सबसे बड़ा दल बन गया। संविधान में ये प्रावधान था कि सबसे बड़े दल का नेता चांसलर के पद पर नियुक्त किया जाएगा। इसके अनुसार राष्ट्रपति ने हिटलर को चांसलर के रूप में कार्य करने व अपना मंत्रिमंडल बनाने के लिए निमंत्रित किया। जनवरी 1933 में हिटलर ने चांसलर के पद को स्वीकार कर लिया और नेशनलिस्ट दल के सहयोग से अपने मंत्रिमंडल का गठन किया। इस प्रकार हिटलर वीमर गणतंत्र की शक्ति पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल रहा। जर्मनी में प्रजातंत्र का अंत। हिटलर का मुख्य उद्देश्य जर्मनी की समस्त शक्ति को अपने हाथ में केंद्रित करना था। चांसलर का पद ग्रहण करने के बाद उसने राष्ट्रपति हिडेनबर्ग को सलाह दी कि वो बिना पार्लियामेंट की राय प्राप्त किए राज्य की समस्त प्रशासनिक शक्तियां उसे समर्पित कर दे, किंतु हिडेनबर्ग ने इस सलाह को स्वीकार नहीं किया। वो भली प्रकार जानता था कि हिटलर की इस सलाह को मानने का अर्थ देश में एक दल का शासन और तानाशाही की स्थापना होगा, परंतु हिटलर जर्मनी में अपने पूर्ण प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध था। इसलिए उसने संसद को भंग कर दिया और नए चुनाव कराए जाने का आदेश दिया, जो 5 मार्च 1933 को होने थे। देश में प्रचंड बहुमत प्राप्त करने के लिए उसने चुनाव में सही व गलत सभी साधनों का प्रयोग किया। चुनाव में कुछ दिन पूर्व 28 फरवरी 1933 को रीच-टैग को आग लगाए जाने की एक घटना घटित हुई, जिसका दायित्व साम्यवादियों के नेताओं को थोपने का प्रयास किया गया। हिटलर ने जनता में ये प्रचार किया कि साम्यवादी लोग विद्रोह करना चाहते हैं और रीच-टैग को आग लगाए जाने की घटना उस विद्रोह की पूर्व सूचना है। साम्यवादियों के विरुद्ध इस प्रचार के परिणाम स्वरूप हिटलर को संपूर्ण राष्ट्र की सहानुभूति प्राप्त हो गई और ऐसा स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा कि संपूर्ण राष्ट्र हिटलर के ही पक्ष में था। इसलिए उसने अपने विरोधियों की शक्ति और प्रभाव को उखाड़ फेंकने के लिए कुछ कठोर कदम उठाए। साम्यवादी दल पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उसके प्रमुख नेताओं को बंदी बना लिया गया। वीमर गणतंत्र के जनसाधारण से संबंधित मूल अधिकारों के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। भाषण और अखबार तथा पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन पर अनेकानेक प्रतिबंध लगा दिए गए। इस प्रकार रीच-टैग के षड्यंत्र का हिटलर ने पूरा लाभ उठाया और साम्यवादियों को कुचल देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अन्य दलों को भी पुलिस और सेना की सहायता से दबाया गया। तत्पश्चात 5 मार्च 1933 को नए चुनाव कराए गए। फिर भी हिटलर पार्लियामेंट में
प्रचंड बहुमत प्राप्त नहीं कर सका। हिटलर की नाजी पार्टी को केवल 288 सीटें प्राप्त हुई, जबकि प्रतिबंधित साम्यवादी दल 81 सीटें प्राप्त करने में सफल रहा। हिटलर के आतंक के राज्य के बावजूद भी उसके दल को केवल 44 मत प्राप्त हो सके। हिटलर ने पुनः नेशनलिस्ट पार्टी के सहयोग से अपने मंत्रिमंडल का गठन किया, जिसे 52 सीटें और 8% मत चुनाव में प्राप्त हुए थे। साम्यवादी दल के 81 निर्वाचित सदस्यों को बंदी बना लिया गया था। पृष्ठ 188। संसद में साधारण बहुमत प्राप्त करने के बाद हिटलर ने तृतीय रीच की स्थापना की घोषणा की। उसने जर्मनी से वीवर गणतंत्र और प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया। वीमर गणतंत्र के राष्ट्रीय बीज के स्थान पर नाजी दल के पुराने झंडे को लगा दिया गया तथा संसद ने 4 वर्ष के लिए राज्य की समस्त प्रशासनिक शक्तियां हिटलर को सौंप दी थी। संसद को अनिश्चित समय के लिए भंग कर दिया गया था तथा जर्मनी के प्रजातंत्रात्मक संविधान को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया था। 29 जून 1933 को नेशनलिस्ट दल के हिडेनबर्ग को भी मंत्रिमंडल से अलग कर दिया गया था। साथ ही हिटलर ने उसे नाजी दल और जर्मन के हित में अपने दल को भंग करने का आदेश दिया। ये भी घोषणा की गई कि देश में नाजी दल ही एकमात्र मान्यता प्राप्त दल था और इस दल के विरोधियों को भयंकर दंड दिए जाएंगे। हिटलर या दल का नेता पूर्ण उत्तरदायित्व संपन्न व्यक्ति है, उसकी इच्छा ही कानून है। इस प्रकार जर्मनी में एक व्यक्ति और एक दल के शासन की स्थापना हुई। वीमर गणतंत्र का अस्तित्व लगभग समाप्त हो रहा था। 2 अगस्त 1934 को पुराने राष्ट्रपति हिडेनबर्ग की मृत्यु हो गई। उसके निधन के बाद राष्ट्रपति के पद को चांसलर के पद में संयोजित कर दिया गया। इस निर्णय का जर्मन जनता ने पूर्ण समर्थन किया। हिटलर अब निसंदेह जर्मनी का शासक तथा हजारों लोगों के भय का निर्णायक बन गया। राज्य की समस्त राजनीतिक शक्तियां हिटलर के सुदृढ़ हाथों में केंद्रित थीं। इस प्रकार गणतंत्रवादियों के हाथ से सत्ता निकलकर म्यूनिक के पेंटर के हाथ में चली गई, जो कालांतर में जर्मनी का तानाशाह बन बैठा था। हिटलर तथा नाजी दल के उदय के कारण हिटलर का उत्थान इतना तीव्र हुआ कि अल्प समय में ही वो जर्मनी के विशाल साम्राज्य का भाग्य निर्माता बन बैठा। ये प्रश्न अत्यंत विचारणीय व रुचिकर है, जिसका सीधा संबंध उन कारणों से है जिन्होंने हिटलर एवं उसकी नाजी पार्टी के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए हेजेन ने लिखा है, इसका मुख्य कारण ये था कि जर्मनी में प्रजातंत्र की जड़ें अधिक गहरी नहीं थी। जर्मन लोगों को प्रशासन में कभी सहयोग का अनुभव नहीं हुआ। मित्र राष्ट्रों ने इसमें कोई सहायता नहीं की। जर्मनी में प्रजातंत्र का जन्म राष्ट्रीय पराजय और पतन के काल में हुआ था। जर्मनी में प्रजातंत्र की उत्पत्ति आर्थिक संकट के दौरान हुई थी, जिससे वो कभी मुक्त नहीं हो सका। एक विशाल धनराशि कर्ज के बोझ के रूप में लाद दी गई थी। बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही थी। इन सब कारणों ने सामूहिक रूप से समाजवादियों के हाथ से शक्ति निकल जाने में सहयोग दिया और जनता का विश्वास उग्र राष्ट्रवाद में दृढ़ हो गया। पृष्ठ 189। हिटलर तथा उसके द्वारा गठित नाजी पार्टी के उदय में निम्नलिखित कारणों ने विशेष योगदान प्रदान किया था। वर्साई की संधि। वर्साई की संधि जर्मनी के लिए अत्यंत कठोर व अपमानजनक थी। जर्मनी के देशभक्त इस पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहते थे, परंतु मित्र राष्ट्रों के अनावश्यक दबाव के कारण उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ा था। इसलिए जर्मन इस संधि से असंतुष्ट थे। हिटलर वर्साई की संधि का कट्टर विरोधी था। वो कहा करता था कि इस अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करके जनतंत्रात्मक सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है। उसने जर्मनी के लोगों को गणतंत्रवादियों द्वारा की गई गलती को सुधारने का आश्वासन दिया। उसने संधि की उस धारा का भी घोर विरोध किया जिसके अंतर्गत जर्मनी को युद्ध के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था तथा उस पर क्षतिपूर्ति के लिए एक भारी धनराशि लाद दी गई थी। उसकी मान्यता थी कि संधि की ये शर्त जर्मनी की राष्ट्रीय शान और सम्मान पर एक हमला था। चूंकि गणतंत्रवादियों ने युद्ध के दायित्व को स्वीकार कर लिया था और वे क्षतिपूर्ति करने को भी तैयार हो गए थे, इसलिए वो उनके इस कार्य को राजनीतिक विश्वासघात मानता था। परंतु कुछ इतिहासकारों की ये मान्यता है कि वर्साई की संधि हिटलर व उसके दल के उदय का मूल कारण नहीं थी। उनकी मान्यता है कि हिटलर के उदय के समय तक वर्साई की संधि की शर्तों में अनेक संशोधन हो चुके थे, किंतु उनके तर्कों का कोई ठोस आधार नहीं था। ये वास्तविकता है कि जर्मनी के लोग इस राष्ट्रीय अपमान को कभी नहीं भूले और सदैव इसका बदला लेने के लिए तत्पर बने रहे। जब हिटलर ने इस संधि के प्रतिरोध के प्रश्न को उठाया, तब जनता ने उसे अपना पूर्ण सहयोग व समर्थन प्रदान किया। इससे हिटलर की शक्ति में वृद्धि हुई तथा उसके दल की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ। आर्थिक संकट।
सन 1929 से 1933 के बीच जर्मनी का आर्थिक संकट भी हिटलर तथा उसकी नाजी पार्टी के उदय का एक महत्वपूर्ण कारण था। इसके कारण जर्मनी की अर्थव्यवस्था अत्यंत शोचनीय हो गई थी। देश के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को इस संकट का सामना करना पड़ा, जिससे किसानों व गांवों में रहने वाले अन्य लोगों के सम्मुख अनेक समस्याएं उठ खड़ी हुई। हिटलर ने किसानों को ऋणों से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। साथ ही उसने छोटे दुकानदारों को ये विश्वास दिलाया कि बड़े कारखानों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। इस प्रकार उसने श्रमिकों, किसानों व छोटे दुकानदारों व निम्न मध्यम श्रेणी के लोगों का समर्थन प्राप्त किया। पूंजीपति साम्यवाद से भयभीत हो गए थे, इसलिए उन्होंने भी हिटलर को अपना समर्थन प्रदान किया। उसने बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था के प्रयास किए। उसके इन प्रयासों के कारण मार्क में गिरते हुए मूल्यों पर अंकुश लगा और वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों पर प्रभावशाली नियंत्रण लगाया जा सका। नाजी दल के सदस्य निरंतर जनसाधारण में ये प्रचार कर रहे थे कि केवल उनका दल ही जनसाधारण की आर्थिक समस्याओं को हल कर सकता है। परिणामतः जनता के प्रत्येक वर्ग ने नाजी दल को अपना सहयोग व समर्थन प्रदान किया और इसके उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। साम्यवाद का उदय। साम्यवाद के उदय ने नाजी दल के प्रभाव और शक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यद्यपि ये एक प्रभावोत्पादक पहलू नहीं था, लेकिन फिर भी नाजी दल ने अपने स्वार्थ के कारण इसका प्रचार किया। वे साम्यवादी दल की बढ़ती हुई शक्ति से भयभीत थे। 1918 ईस्वी में कैसर विलियम द्वितीय के पदत्याग के बाद साम्यवादियों ने शक्ति ग्रहण का प्रयास किया, परंतु उस समय उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। पृष्ठ 190। अपनी असफलता के बाद भी बिना निराश हुए वे निरंतर जनता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के प्रयास करते रहे। सन 1930 के चुनावों में साम्यवादियों को पार्लियामेंट में 77 सीटें प्राप्त हुई, जबकि सन 1932 के द्वितीय चुनाव में वे 100 सीटों को प्राप्त करने में सफल रहे। साम्यवादियों के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के लिए नाजी दल के नेताओं ने नियोजित तरीके से उनके विरुद्ध प्रचार करना प्रारंभ किया। उन्होंने जनता को बताया कि साम्यवादियों का उद्देश्य देश की प्रशासनिक व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करना था और फिर उसे रूस को सौंप देना था। उन्होंने ये भी प्रचार किया कि साम्यवादी दल के नेता रूसी सरकार के निर्देश पर कार्य कर रहे हैं। चूंकि साम्यवादी पूंजीवाद के घोर विरोधी थे, इसलिए जर्मनी के पूंजीपति उनसे घृणा करते थे और नाजी दल का समर्थन करते थे। पूंजीपति वर्ग ने नाजी दल को आर्थिक सहायता देकर उसकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। वीमर गणतंत्र के प्रति जन असंतोष। कैसर विलियम द्वितीय के पदत्याग के बाद जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना की घोषणा की गई। जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना का कारण ये नहीं था कि लोगों को गणतंत्रात्मक व्यवस्था में अत्यधिक विश्वास था, अपितु उसे केवल सुविधा की दृष्टि से सामान्य परिवर्तन के रूप में अपनाया गया था। जर्मनी की समस्त जनता ने गणतंत्रात्मक व्यवस्था को समर्थन प्रदान नहीं किया था। जब राष्ट्रीय सभा और संसद के लिए चुनाव किए गए, तब अनेक राजनीतिक दलों का वीमर गणतंत्र के विरोध में उदय हुआ। 1930 ईस्वी के चुनाव में लगभग 24 दलों ने भाग लिया। राजनीतिक दलों की अधिकता के कारण गणतंत्रात्मक सरकार ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सकी। संसद में अनुशासन नाम की चीज नहीं रह गई थी और व्यर्थ में वाद विवाद में सरकार का पर्याप्त समय नष्ट हो जाता था। संसद में व्याप्त अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार को देखते हुए जनता को बिस्मार्क के प्रभुत्व काल का स्मरण हो आता था। धीरे धीरे वे बिस्मार्क के समान सशक्त और कुशल प्रशासक की आवश्यकता अनुभव करने लगे, जो इस प्रकार की व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित कर सके। हिटलर जर्मनी की इन सब आशंकाओं को मूर्त रूप प्रदान कर सकता था। जर्मन जनता के असंतोष और निराशा का दूसरा कारण ये था कि वीमर गणतंत्र के नेताओं ने वर्साय की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर किए थे और सरकार जनता की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पा रही थी, जबकि हिटलर बार बार उन्हें आश्वासन प्रदान कर रहा था कि वो उनकी प्रत्येक मांग को पूरा करेगा। इसलिए अधिकांश जनता ने उसका सहयोग व समर्थन करना प्रारंभ कर दिया था। हिटलर की यहूदी विरोधी नीति। जर्मन में यहूदी अल्पसंख्या में निवास करते थे, किंतु वे अत्यंत धनवान और खुशहाल थे। वे अत्यंत शिक्षित थे। उनका प्रेस और कारखानों पर पूर्ण नियंत्रण था। उनमें से अधिकांश उच्च पदों पर नियुक्त थे। यहूदियों की संपन्न आर्थिक दशा के कारण जर्मन उनसे घृणा करते थे। प्रारंभिक समय से ही जर्मनी में यहूदियों के विरोध की एक परंपरा थी। अधिकांश जर्मन जर्मनी के प्रत्येक राजनीतिक एवं राष्ट्रीय संकट के लिए यहूदियों को उत्तरदायी समझते थे।
हिटलर ने भी अपनी प्रारंभिक जीवन काल में ही यहूदियों से घृणा करने का सबक सीखा था। यहूदियों के जीवन से संबंधित इतिहास को पढ़ने के बाद हिटलर इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि वे व्यक्तिवाद, राष्ट्रवाद और जातिवाद के भयंकर शत्रु थे और मानवता को समाप्त करने के लिए उन्होंने मार्क्सवादियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था। हिटलर ने जर्मन जनता की यहूदी विरोधी भावनाओं का पूरा लाभ उठाया। उसने ये प्रचार किया कि यहूदी जर्मन राष्ट्र के शत्रु थे और उनके कारण ही प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई थी। उसने जर्मन जनता को ये आश्वासन प्रदान किया कि सत्ता ग्रहण करने के बाद वो यहूदियों को देश से निष्कासित कर देगा। पृष्ठ 191। हिटलर के यहूदी विरोधी नीति के कारण उसने जन सहयोग प्राप्त किया। वो उसके तथा नाजी दल के उदय में अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ। हिटलर का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक था। वो एक प्रभावोत्पादक व कुशल वक्ता था। उसे प्रचार में अत्यधिक विश्वास था। वो बार बार अपने विचारों और सिद्धांतों को जनता के सम्मुख दोहराया करता था। उसने देश के प्रचार और विज्ञापन के साधनों पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया था और इन्हीं के माध्यम से वो नाजी दल के सिद्धांतों का जनता में निरंतर प्रचार किया करता था। उसका प्रचार मंत्री गोबेल्स एक सुयोग्य वक्ता था। उसने हिटलर की पर्याप्त सहायता की। इस प्रकार हिटलर के आकर्षक व्यक्तित्व और कुशल वक्ता के गुणों ने नाजी पार्टी के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अभिनीत की। प्रकृति व स्वभाव से जर्मन लोगों का दृष्टिकोण सैनिक था। वे सदैव सैनिकवाद में विश्वास करते थे। जर्मनी का इतिहास साक्षी है कि यहाँ केवल उन्हीं शासकों को सफलता प्राप्त हुई जिन्होंने सैनिकवाद की नीति का अवलंबन किया। फ्रेडरिक, बिस्मार्क और कैसर विलियम द्वितीय इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। जर्मनी की जनता ने इनको अपना पूर्ण सहयोग और समर्थन प्रदान किया था क्योंकि ये सैनिक कार्यवाहियों में विश्वास करते थे। अपनी सैनिक नीति के कारण ही जर्मनी महान उन्नति कर सका था। जर्मन लोग इस प्रकार की स्थापना के इच्छुक थे जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जर्मनी की शक्ति व सम्मान को पुनः स्थापित किया जा सकता था। वीमर गणतंत्र जनसाधारण की इच्छाओं के अनुकूल सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने गणतंत्रात्मक सरकार से घृणा करना प्रारंभ कर दिया। इसी समय हिटलर ने अपने सैनिकवादी विचारों का प्रचार किया, अतः जनता ने उसकी नीतियों का समर्थन करके उसके उत्थान के मार्ग को उन्मुख बनाया। विरोधी दलों की दुर्बलताएं। नाजी पार्टी के विरोधी दल अनेक हिस्से में विभाजित थे। उनमें आपसी एकता का अभाव था। वास्तव में उसके पास कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं था। वे अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति में संलग्न थे। जिस प्रकार हिटलर व उसका दल शक्ति संचय के लिए निरंतर प्रयास कर रहा था, तब विरोधी दल ने संयुक्त होकर उसका कोई विरोध नहीं किया। विरोधी दलों में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रभावोत्पादक दल था, किंतु ये भी तटस्थ बना रहा और इसने नाजी दल के विकास पर अंकुश लगाने का कोई प्रयास नहीं किया। साम्यवादियों को ये विश्वास था कि नाजी दल कभी भी देश की आर्थिक दशा में सुधार नहीं कर पाएगा और इसलिए उसका शीघ्र पतन हो जाएगा। सोशल डेमोक्रेटिक और साम्यवादियों की इस उदासीनता को देखते हुए अन्य दलों ने भी तटस्थता की नीति का अवलंबन किया। नाजी दल ने अन्य दलों के आपसी मतांतरों एवं कमजोरियों का लाभ उठाया और उन्हें एक एक करके नष्ट करके देश की समस्त शक्ति अपने हाथ में केंद्रित कर ली। हिटलर द्वारा जर्मन परंपराओं का समर्थन। हिटलर का कार्यक्रम, आदर्श एवं कार्यप्रणाली सभी जर्मन परंपराओं पर आधारित था। जर्मनी के निवासी वर्साई की संधि के विरोधी थे। हिटलर उनकी भावनाओं से अवगत था, अतः उसकी सहानुभूति अर्जित करने के लिए उसने भी वर्साई की संधि के विरुद्ध प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। जर्मन लोग वीमर गणतंत्र से घृणा करते थे और राजतंत्र के समर्थक थे। यद्यपि जर्मनी में विलियम कैसर के पद त्याग के बाद गणतंत्र स्थापित हो गया था, किंतु देश की जनता को गणतंत्र से कोई लगाव नहीं था, अपितु केवल सुविधा की दृष्टि से इस व्यवस्था को अपना लिया गया था। पृष्ठ 192। जर्मनी की सैनिक शक्ति कुचल दी गई थी और आत्मसमर्पण के अतिरिक्त उनके पास कोई विकल्प नहीं रह गया था। वे समझते थे कि जर्मनी की गणतंत्रात्मक सरकार मित्र राष्ट्रों और विशेष रूप से अमेरिका का अच्छा और अधिक व्यवस्थित सहयोग प्राप्त कर सकेगी। हिटलर ने भी अपने देश के लोगों की इन भावनाओं को मान्यता प्रदान की और उन्हें सम्मान देते हुए देश के प्रजातंत्रात्मक स्वरूप की आलोचना करनी प्रारंभ कर दी। इस प्रकार हिटलर द्वारा अपनाई गई सैनिकवाद की पद्धति पूरी तरह से जर्मन परंपराओं के अनुकूल थी, जिसके कारण उसी तथा नाजी दल को शीघ्र उत्थान में अत्यंत सहयोग प्राप्त हुआ। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वर्साई की संधि की कठोर एवं अपमानजनक शर्तों और जर्मन लोगों की उसके प्रति अत्यधिक घृणा, आर्थिक संकट, साम्यवाद का उदय, वीमर गणतंत्र के प्रति जनता का असंतोष, यहूदियों के प्रति जर्मन वासियों की सामान्य घृणा की प्रवृत्ति
और हिटलर की यहूदी विरोधी नीति, उसका आकर्षक व्यक्तित्व, कुशल वक्ता के गुण तथा जर्मन जनता की भावनाओं और परंपराओं के प्रति उसके लगाव आदि के कारणों ने हिटलर व नाजी दल के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। एक साधारण पेंटर और सैनिक की स्थिति से ऊपर उठकर जर्मनी के चांसलर और फिर शासक के पद को प्राप्त करना हिटलर जैसे किसी असाधारण प्रतिभा के व्यक्ति के लिए ही संभव हो सकता था। हिटलर की गृह नीति। 30 जनवरी 1933 में हिटलर वीमर गणतंत्र का चांसलर नियुक्त हुआ। वो अपने इस पद से संतुष्ट नहीं था और शासन की समस्त शक्ति को अपने हाथ में केंद्रित करना चाहता था, परंतु राष्ट्रपति उससे सहमत नहीं हुआ और वो शासन की बागडोर को अपने हाथ में नहीं ले सका। इसलिए उसने पार्लियामेंट को भंग करके नए चुनाव कराए जाने का आदेश दिया, जो 5 मार्च 1933 को हुए। परंतु किन्हीं लोगों ने चुनाव से कुछ दिन पूर्व रीस्टैग के हॉल में आग लगा दी। हिटलर ने इस कार्य के लिए साम्यवादियों को उत्तरदायी ठहराया। अनेक साम्यवादी नेताओं को बंदी बना लिया गया तथा साम्यवादी दल पर रोक लगा दी गई। भाषण व समाचार पत्रों के प्रकाशन पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। 2 अगस्त 1934 को राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग की मृत्यु के बाद हिटलर ने राष्ट्रपति की शक्तियों को भी चांसलर की शक्तियों के साथ संयोजित कर लिया। इस प्रकार वो जर्मनी का वास्तविक तानाशाह बन गया। शक्ति ग्रहण करने के बाद हिटलर ने अपनी उच्च महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रयास किए। गृह क्षेत्र में उसने अपने विरोधियों पर अनेक प्रतिबंध लगाए, जनसाधारण को अनेक सुविधाएं प्रदान की और जर्मनी के आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, औद्योगिक एवं धार्मिक विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। गृह क्षेत्र में उसकी उपलब्धियां इस प्रकार से थीं। सशक्त एक तंत्रात्मक सरकार की स्थापना। हिटलर को गणतंत्र में कोई विश्वास नहीं था। उसका उद्देश्य जर्मनी में एक तंत्र की स्थापना करना था। उसकी मान्यता थी कि कोई भी देश प्रजातंत्रात्मक सरकार के अंतर्गत संगठित और शक्तिशाली नहीं हो सकता। देश के चहुमुखी विकास और उन्नति के लिए वहां एक व्यक्ति और एक दल का शासन होना चाहिए। जब पार्लियामेंट ने उसे 4 वर्ष के लिए राज्य की समस्त शक्तियां प्रदान कर दी, तब उसने सर्वप्रथम अपने समस्त विरोधियों को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। हिटलर के आदेश पर उसके समस्त विरोधियों को गोली मार दी गई। पृष्ठ 193। इतना ही नहीं, उसने नाजी दल के कुछ संदेहपूर्ण चरित्र के लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया। हिटलर ने राष्ट्रीय एकता की स्थापना के लिए इस साहसिक कदम को उठाया था। वास्तव में वो एक ऐसी सशक्त एक तंत्रवादी सरकार की स्थापना करना चाहता था जिसके अंतर्गत उसका कोई विरोधी ना हो। विरोधी तत्वों का उन्मूलन। हिटलर जर्मनी में अपने विरोधियों को समूल नष्ट करना चाहता था। जून 1934 ईस्वी के अंतिम शनिवार को हिटलर ने अपने समस्त विरोधियों को कत्ल करने का आदेश दिया। इस दिन को इतिहास में खूनी शनिवार के नाम से जाना जाता है। नाजी दल के अतिरिक्त उसने सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसने विरोधी दल के लोगों के नागरिक अधिकारों को छीन लिया था। हिटलर अपने विरोध में कोई भाषण, वाद विवाद अथवा सार्वजनिक आरोप को सहन करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उसने संसदीय वाद विवाद, भाषण और प्रेस आदि पर प्रतिबंध लगा दिया था। नाजी दल के अंदर भी हिटलर के कुछ विरोधी विद्यमान थे, जो उसके अंतरंग मित्र तथा नाजी दल के सक्रिय सदस्य थे। हिटलर उनका विरोध सहन करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने उनके वध का आदेश दिया। अपने विरोधियों का देश में सफाया करने के लिए उसने ये महत्वपूर्ण व जोखिमपूर्ण कदम उठाया था। हिटलर ने अपने विरोधियों के दमन के लिए अत्यंत क्रूर साधनों का प्रयोग किया। इस उद्देश्य से गस्टपो नामक एक गुप्त पुलिस विभाग की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य हिटलर के विरोधियों और उनके कार्यकलापों की जानकारी प्राप्त करना था, जिनके कार्यकलाप संदिग्ध व नाजी दल के विरोधी हों। ऐसे लोगों को बिना न्यायालय के निर्णय के यातना गृहों में भेज दिया जाता था। उन लोगों को क्रूर यातनाएं दी जाती थी जो नाजियों को वांछित आदर प्रदान नहीं करते थे और यहूदियों के प्रति सहानुभूति रखते थे। ऐसे लोगों को दंड देने के लिए यातना गृहों का गठन किया गया था। यहाँ पर उन्हें अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। उन्हें बिना भोजन, पानी और कपड़ों के कई दिनों तक अंधकारपूर्ण कोठरियों में रहना पड़ता था। यातना गृहों में बंदियों से कठोर परिश्रम कराया जाता था तथा हर प्रकार से उनका उत्पीड़न किया जाता था। इस प्रकार अपनी कठोर और क्रूर नीति के द्वारा हिटलर ने जर्मनी में अपने विरोधियों की संख्या को अत्यंत न्यून कर दिया था। यहूदियों के प्रति नीति। हिटलर रक्त की शुद्धता पर विशेष बल देता था। वो आर्यों को संसार की सर्वाधिक शुद्ध और सर्वोच्च जाति समझता था। वो अनार्यों से अत्यंत घृणा करता था। उस समय जर्मनी में अल्पसंख्या में यहूदी भी निवास करते थे, जिन्हें अनार्य समझा जाता था, जिसके कारण हिटलर उनसे घृणा करता था और जर्मनी के विनाश के लिए उत्तरदायी मानता था। उसकी मान्यता थी कि मार्क्सवादियों के साथ गठबंधन करके यहूदी मानवता को समाप्त करना चाहते हैं। यद्यपि जर्मनी में यहूदियों की संख्या अत्यंत कम थी, किंतु वे पढ़े लिखे, संभ्रात और सुसंस्कृत थे।
देश के व्यापार और उद्योग धंधों पर उनका एकाधिकार था। राज्य के बड़े और महत्वपूर्ण पदों पर केवल यहूदियों को ही नियुक्त किया जाता था। इसके कारण नाजी दल के सदस्य उनसे घृणा करते थे। जर्मनी के यहूदियों के प्रति परंपरागत घृणा की भावना का लाभ उठाते हुए हिटलर ने प्रचार किया कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के लिए यहूदी पूरी तरह से उत्तरदायी थे। यद्यपि यहूदियों ने युद्ध के दौरान राष्ट्र की अनेक महत्वपूर्ण सेवाएं की थी, किंतु नाजी दल के लोग उन्हें तथा उनकी सेवाओं को कोई महत्व नहीं देते थे। पृष्ठ 194। जब हिटलर शक्ति में आया तो उसने यहूदियों को कुचलने के अनेक प्रयास किए तथा यहूदी विरोधी अनेक नियम बनाए। इन नियमों के अनुसार यहूदियों को मतदान के अधिकार एवं जर्मन नागरिकता से वंचित कर दिया गया था। अब वे कोई व्यक्तिगत धंधा नहीं कर सकते थे। उन्हें सरकारी सेवाओं से भी वंचित कर दिया गया था। उन्हें अपनी समस्त संपत्ति का पूर्ण विवरण सरकार को देना पड़ता था। उनके बच्चों को जर्मनी के किसी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। वे मार्गों की मुख्य सड़कों पर नहीं चल सकते थे। इस प्रकार हिटलर ने यहूदियों के आर्थिक एवं सांस्कृतिक बहिष्कार के लिए अनेक दमनात्मक कदम उठाए थे। धार्मिक नीति। जर्मनी में निवास करने वाला रोमन कैथोलिक पादरी वर्ग हिटलर का विरोधी था। उन्होंने 1931 ईस्वी में ये घोषणा की थी कि नाजी दल के सिद्धांत कैथोलिक के विरुद्ध थे, इसलिए उन्हें नाजी दल की सदस्यता स्वीकार नहीं करनी चाहिए। दूसरी ओर नाजी दल के सदस्य कैथोलिकों को विदेशी समझते थे, क्योंकि वे केवल अपने धर्म प्रमुख रोम के पोप के निर्देश पर कार्य करते थे। इसलिए हिटलर उनसे घृणा करता था और उन्हें कुचल देना चाहता था। उसने अपने प्रभुत्व काल में कुछ ऐसे नियम बनाए थे जिनके अनुसार रोमन कैथोलिकों को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। उनके द्वारा स्थापित स्कूलों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था और उन्हें देश की राजनीति में भाग लेने का भी अधिकार नहीं था। जुलाई 1933 ईस्वी में धार्मिक समस्या के हल के लिए हिटलर और रोम के पोप के मध्य एक समझौता किया गया था, जिसके अनुसार पोप ने ये वचन दिया था कि जर्मनी रोम कैथोलिक जनता देश की राजनीति में कोई भाग नहीं लेगी। हिटलर ने समस्त कैथोलिक विरोधी दमनात्मक नियमों को वापस ले लिया। हिटलर ने पोप को यह भी वचन दिया था कि रोम कैथोलिक लोगों के धार्मिक कर्तव्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त जर्मनी में प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वाले लोग भी थे। यद्यपि इस धर्म के अनुयायी विदेशी नहीं थे, क्योंकि इस धर्म का जन्मदाता मार्टिन लूथर जर्मनी का ही मूल निवासी था। फिर भी प्रोटेस्टेंटों को भी हिटलर की दमनात्मक नीति का सामना करना पड़ा। जिन लोगों ने हिटलर की नीति का विरोध किया उन्हें कठोर दंड दिए गए। कालांतर में 1935 ईस्वी के एक कानून के अनुसार धर्म को राज्य के अधीनस्थ कर दिया गया। आर्थिक नीति। हिटलर तथा नाजी पार्टी के आदेशों के अनुसार मनुष्य की तुलना में राज्य को अधिक महत्व प्रदान किया गया था। हिटलर की मान्यता थी कि मनुष्य कुछ भी नहीं है, जबकि राज्य सब कुछ है। ये नाजी दल का मूल सिद्धांत था। उस समय जर्मनी के सर्वसाधारण की आर्थिक दशा अत्यंत दयनीय थी। बेरोजगारी और कृषि व उद्योग की पिछड़ी हुई स्थिति हिटलर के सम्मुख प्रमुख समस्याएं थी। उसने जनता को उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने का आश्वासन दिया था, अतः उसने इस दिशा में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए थे। बेरोजगारी की समस्या। जब हिटलर सत्तारूढ़ हुआ, लगभग 6 करोड़ व्यक्ति बेरोजगार थे। हिटलर ने उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए अनेक प्रयास किए। उनमें से कुछ इस प्रकार से थे। नंबर 1, स्त्रियों का कारखानों, मिलों व दफ्तरों में कार्य करना वर्जित घोषित किया गया। हिटलर नहीं चाहता था कि महिलाएं पुरुषों के समान कार्य करें। उसके अनुसार जर्मनी की महिलाओं का प्रमुख स्थान घर था, अतः उनके कार्यक्षेत्र को घर की सीमाओं के अंदर सीमित कर दिया गया। पृष्ठ 195। नंबर 2, यहूदियों को सरकारी सेवाओं से मुक्त कर दिया गया तथा रिक्त स्थानों पर बेरोजगार व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। नंबर 3, कार्यशील व्यक्तियों को अधिक से अधिक एक सप्ताह में 40 घंटे कार्य करना पड़ता था। नंबर 4, जर्मनी में स्वयंसेवक दल का गठन किया गया था। जो लोग इस दल के अंतर्गत कार्य करना चाहते थे उन्हें नाम मात्र का वेतन दिया जाता था, परंतु उनके लिए भोजन व आवास की मुफ्त व्यवस्था की जाती थी। नंबर 5, उत्पादन के मुख्य केंद्रों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण था। देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक नवीन कारखानों की स्थापना की गई थी। देश के निर्यात को प्रोत्साहन प्रदान किया गया था, जबकि आयात को निरुत्साहित करने के लिए माल पर भारी कर लगाया गया था। नंबर 6, अनेक नई इमारतों व किलों के निर्माण कार्य को प्रारंभ किया गया था। युद्धपोत और जहाजों का निर्माण किया गया। इससे बेरोजगारी की समस्या बहुत सीमा तक हल हो गई तथा इन बेरोजगार लोगों की सहानुभूति हिटलर व उसके दल को प्राप्त हुई। कृषि। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक था कि कृषि संबंधी सामान के उत्पादन को बढ़ाया जाए।
कृषि कार्य को वंशानुगत घोषित कर दिया गया। किसानों से भूमि की बिक्री और खरीदारी के अधिकार को छीन लिया गया था और कृषि क्षेत्र में अनेक सुधार किए गए थे। सरकार ने किसानों को अनेक सुविधाएं प्रदान की थी तथा उन्हें प्रोत्साहित किया जाता था कि वे इसी कार्य को निरंतर करते रहें। कारखाने। हिटलर ने पूंजीपतियों व मजदूरों के बीच सहयोग की भावना उत्पन्न करने का हर संभव प्रयास किया। उस समय ट्रेड यूनियनों पर मार्क्सवाद के सिद्धांतों का अत्यधिक प्रभाव था, इसलिए 1933 ईस्वी में हिटलर ने इन यूनियनों को भंग कर दिया। आगामी वर्ष पूंजीपतियों व कारखानेदारों के संघ को समाप्त कर दिया गया। कारखानेदारों और मिल मालिकों के आपसी मतभेदों के निपटारे के लिए जर्मन लेबर फ्रंट की स्थापना की गई। इस संस्था में दोनों दलों के सदस्य प्रतिनिधि होते थे। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में कई लेबर ट्रस्टों की स्थापना की गई ताकि मिल मालिकों व मजदूरों के झगड़ों को सुलझाया जा सके, उनके कार्य की दशाओं में सुधार किया जा सके और उनके कार्य के घंटों को निर्धारित किया जा सके। शिक्षा पद्धति में परिवर्तन। हिटलर भली भांति जानता था कि शिक्षा प्रचार और विज्ञापन का प्रमुख साधन है। चूंकि उसे प्रचार और विज्ञापन में अत्यधिक विश्वास था, इसलिए उसने शिक्षा पद्धति और प्रचार के साधनों पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया था। उसने गोबेल्स को अपना प्रचार मंत्री नियुक्त किया। स्वतंत्र रूप से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर उसने प्रतिबंध लगा दिया। जर्मनी के प्रत्येक नागरिक के लिए यह अनिवार्य घोषित किया गया कि वो हिटलर यूथ सोसाइटी तथा SA की सदस्यता ग्रहण करे। सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु इनकी सदस्यता प्रारंभिक योग्यता स्वीकार की जाती थी। अध्यापकों की नियुक्ति का कार्य हिटलर स्वयं करता था। स्कूलों व कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में अनेक परिवर्तन किए गए थे। जनसाधारण में जागृति पैदा करने के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर विशेष बल दिया जाता था। नंबर 1, ये प्रचार किया जाता था कि संसार में जर्मनी ही एकमात्र ऐसा देश था जो संसार पर शासन कर सकता था। उसी की सभ्यता व संस्कृति श्रेष्ठ थी। प्रत्येक जर्मन नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने नेता हिटलर की आज्ञा का पालन करे तथा राष्ट्र के हित में आत्म बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहे। पृष्ठ 196। नंबर 2, ऐतिहासिक तथ्यों में भी अनेक परिवर्तन किए गए थे। जर्मनी के इतिहास को फिर से लिखा गया। छात्रों को ये पाठ पढ़ाया गया कि पवित्र जर्मन जाति को कोई पराजित नहीं कर सकता था। इतिहास के पाठ्यक्रम में भी कभी भी जर्मन की पराजय के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया था। छात्रों में ये भी प्रचार किया गया था कि जर्मन के देशभक्त वर्साई की संधि को स्वीकार करने के लिए कदाचित तैयार नहीं थे, परंतु गणतंत्रवासियों ने इस कठोर व अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने की गलती की थी। इसलिए प्रत्येक जर्मनवासी का ये कर्तव्य है कि वो इस विश्वासघातपूर्ण एवं अपमानजनक संधि का बदला ले, जिसके कारण जर्मनी को अतीत में कष्ट उठाना पड़ा था। नंबर 3, सैनिकवाद की भावना का भी विशाल स्तर पर प्रचार किया गया। खेल कूदों को प्रोत्साहन प्रदान किया गया। प्रत्येक व्यक्ति के लिए कठोर श्रम करना अनिवार्य घोषित किया गया। नंबर 4, रक्त की शुद्धता के सिद्धांत का भी प्रचार किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार छात्रों को यहूदियों से घृणा करने का पाठ पढ़ाया गया। नागरिकता का अधिकार केवल आर्य जाति को प्रदान किया गया। इस प्रकार हिटलर ने जर्मनी की शिक्षा पद्धति में अपने हितों के अनुकूल संशोधन किए। विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों को इस प्रकार परिवर्तित किया गया था ताकि आने वाली पीढ़ी उसकी अंध समर्थक बन सके। सैनिक संगठन। हिटलर ने राष्ट्रीयता के आधार पर अपनी सैनिक शक्ति का गठन किया। उसकी ये मान्यता थी कि नेपोलियन प्रथम की यूरोप में पराजय का एकमात्र कारण ये था कि उसकी सेना में भिन्न भिन्न राष्ट्रों के सैनिक थे, इसलिए उसने केवल जर्मन लोगों को ही सेना में स्थान दिया। विशाल सेना के गठन के लिए उसने जनसंख्या में वृद्धि पर विशेष बल दिया। उपयोगितावादी राष्ट्र की भावना। उपयोगितावादी राष्ट्र से तात्पर्य उस राष्ट्र से है जिसमें प्रशासन की शक्तियां एक व्यक्ति और एक दल में निहित हों। ऐसे राज्य में विरोधी दल का कोई अस्तित्व नहीं होता। जब हिटलर जर्मनी में शक्ति में आया तब वहां इस प्रकार के राज्य की स्थापना हुई। हिटलर का प्रशासन जनता की इच्छा पर आधारित नहीं था, अपितु वो पूर्णतया हिटलर की इच्छा पर निर्भर करता था। हिटलर की इच्छा ही कानून समझी जाती थी और वह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य था कि हिटलर की इच्छा को सम्मान दे और उसके द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करे। जनता को हर प्रकार की स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया था। प्रेस, रेडियो, सिनेमा, ऑडिटोरियम, स्कूल व कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों पर नाजी दल का कठोर नियंत्रण स्थापित किया गया था। मजदूरों के ट्रेड यूनियनों को भंग कर दिया गया था क्योंकि ये मार्क्सवादी सिद्धांतों को निर्देशित करती थी। जनता के नागरिक अधिकार उनसे छीन लिए गए थे और कोई भी व्यक्ति हिटलर की नीति का विरोध नहीं कर सकता था।
सभी संदेहास्पद व्यक्तियों को बंदी बनाकर यातना गृहों में भेज दिया जाता था, जहां उन्हें अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। हिटलर ने स्पष्ट रूप से घोषणा की थी कि जर्मनी में नाजी दल नामक केवल एक राजनीतिक दल था। इस दल ने मनुष्य के जीवन के हर पहलू पर प्रभाव डाला था और किसी भी व्यक्ति में ये साहस नहीं था कि वह हिटलर के कार्यों अथवा उसकी नीतियों की आलोचना कर सके। पृष्ठ 197। प्रशासन कार्य में सुविधा के लिए देश को अनेक भागों में बांट दिया गया था। प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं को नए चुनावों के लिए भंग कर दिया गया था। फलतः नए चुनावों में केवल नाजी दल के सदस्यों को ही सफलता प्राप्त हुई और पार्लियामेंट तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विरोध पूर्णतया समाप्त हो गया। संसद के सदस्यों तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों को अधिकार नहीं था कि वे किसी वाद विवाद में भाग लें अथवा किसी विषय पर विचार विनिमय करें। उनका मुख्य कर्तव्य हिटलर के भाषण को सुनना और उनका पूर्णतया अनुमोदन करना था। हिटलर स्वयं ही प्रांतीय गवर्नरों की नियुक्ति करता था। पार्लियामेंट के कार्यों व उपलब्धियों की देखरेख के लिए एक रीश एजेंट की नियुक्ति की जाती थी। कैबिनेट को अधिकार था कि वो संसद की स्वीकृति के बिना किसी कानून को बना दे। इतना ही नहीं, हिटलर को ये भी अधिकार था कि वो किसी भी व्यक्ति को कैबिनेट का सदस्य नियुक्त कर दे। हेस व रॉय यद्यपि संसद के नियमित सदस्य नहीं थे, किंतु उनकी कैबिनेट सदस्य के रूप में नियुक्त हिटलर के द्वारा ही की गई थी। इस प्रकार वीमर गणतंत्र का पूरी तरह से विनाश करके उसके स्थान पर हिटलर की एक तंत्रात्मक व्यवस्था की स्थापना कर दी गई थी। इस प्रकार वो जर्मनी में एक उपयोगितावादी राज्य की स्थापना करने में सफल रहा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, जर्मनी में हिटलर एवं नाजी दल के उदय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। प्रश्न 2, जर्मनी के विकास के लिए हिटलर द्वारा उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, हिटलर के कार्यक्रम के 3 प्रमुख बिंदु क्या थे, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 2, हिटलर द्वारा नाजी दल के सफल संचालन के लिए स्थापित की गई 2 सैनिक संस्थाओं की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 3, 1929 से 1933 के आर्थिक संकट ने जर्मनी में नाजी दल और हिटलर को सत्ता तक पहुंचाने में किस प्रकार सहयोग दिया था। प्रश्न 4, हिटलर की यहूदी विरोधी नीति को स्पष्ट कीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, निम्न में से कौन जर्मनी का तानाशाह शासक बना था। नंबर 1, बेनिटो मुसोलिनी। नंबर 2, जनरल फ्रैंको। नंबर 3, एडोल्फ हिटलर। नंबर 4 सभी गलत हैं। सही उत्तर है नंबर 3, एडोल्फ हिटलर। प्रश्न 2, प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर द्वारा किए गए शौर्य प्रदर्शन के लिए जर्मन सरकार ने उसे किस उपाधि से सम्मानित किया था। नंबर 1, जर्मनी रत्न। नंबर 2, लौह क्रॉस। नंबर 3, मैन ऑफ द नेशन। नंबर 4, एन आइडियल सोल्जर। सही उत्तर है नंबर 2, लौह क्रॉस। प्रश्न 3, हिटलर की विख्यात पुस्तक का नाम क्या था। नंबर 1, मीन कैंप। नंबर 2, माई एक्सपेरिमेंट विद द यूथ। नंबर 3, एन ऑटोबायोग्राफी। नंबर 4, फेस टू फेस। सही उत्तर है नंबर 1, मीन कैंप। पृष्ठ 198। प्रश्न 4, हिटलर की मीन कैंप नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था। नंबर 1, 1927 ईस्वी। नंबर 2, 1925 ईस्वी। नंबर 3, 1930 ईस्वी। नंबर 4, 1933 ईस्वी। सही उत्तर है नंबर 2, 1925 ईस्वी। प्रश्न 5, निम्न में से किस सिद्धांत का हिटलर समर्थन नहीं करता था। नंबर 1, यहूदियों का विरोध। नंबर 2, साम्यवाद का विरोध। नंबर 3, वर्साई संधि का समर्थन। नंबर 4, वृहद जर्मनी का गठन। सही उत्तर है नंबर 3, वर्साई संधि का समर्थन। प्रश्न 6, हिटलर की नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। नंबर 1, कमल का फूल। नंबर 2, स्वास्तिक। नंबर 3, अनाज बरसाता किसान। नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है नंबर 2, स्वास्तिक। प्रश्न 7, हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री कब बना। नंबर 1, सितंबर 1934। नंबर 2, फरवरी 1934। नंबर 3, नवंबर 1933। नंबर 4, जनवरी 1933। सही उत्तर है नंबर 4, जनवरी 1933। प्रश्न 8, हिटलर की प्रधानमंत्रित्व काल में जर्मनी का राष्ट्रपति कौन था। नंबर 1, एडोल्फ हिटलर। नंबर 2, हिडेनबर्ग। नंबर 3, विलियम प्रथम। नंबर 4 सभी गलत हैं। सही उत्तर है नंबर 2, हिडेनबर्ग। प्रश्न 9, निम्न में से कौन सा कारक जर्मनी में हिटलर तथा नाजी दल के उत्थान में सहायक सिद्ध नहीं हुआ। नंबर 1, वर्साई संधि के प्रति असंतोष। नंबर 2, हिटलर की यहूदी विरोधी नीति। नंबर 3, हिटलर का आकर्षक व्यक्तित्व। नंबर 4, जर्मनी की अशिक्षित जनता। सही उत्तर है नंबर 4, जर्मनी की अशिक्षित जनता। प्रश्न 10, हिटलर ने प्रचार मंत्री के पद पर किस व्यक्ति को नियुक्त किया था। नंबर 1, गोबेल्स। नंबर 3, फेडरिक। नंबर 3, बिस्मार्क। नंबर 4, फॉक। सही उत्तर है नंबर 1, गोबेल्स।
प्रश्न 11, हिटलर ने अपने विरोधियों और उसकी गतिविधियों का पता लगाने के उद्देश्य से किस गुप्त पुलिस विभाग की स्थापना की थी? नंबर 1 आईबी, नंबर 2 सीआईडी, नंबर 3 क्राइम ब्रांच, नंबर 4 गेस्टपो। सही उत्तर है नंबर 4 गेस्टपो। पृष्ठ 199।